हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और इस टाइम में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के पास रहना बहुत जरूरी है। नए टारगेट्स आए हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है आईसीआईसीआई बैंक में, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे डेटा होने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। सीएलएसए ने 1040 का फेयर वैल्यू टारगेट दिया है आईसीआईसीआई बैंक का। और एक और जो रिसर्च है, कोटक जो इक्विटीज है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है, उन्होंने 1025 का टारगेट दिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का। इनफैक्ट मार्केट अभी वीक है तो आईसीआईसीआई बैंक का भी स्टॉक नीचे जा रहा है। और इनफैक्ट ये अगर और नीचे जाता रहे तो सही में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इन्वेस्टर्स के लिए बन सकती है। अब देखिए, लीडिंग मैट्रिक्स जो भी है, जैसे एनपीए के हुए, लोन ग्रोथ के हुए, डिपॉजिट ग्रोथ के हुए, वहां पर आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही स्ट्रांग काम कर रही है। फिर रिटेल और प्रॉफिटेबल जो कॉर्पोरेट्स हैं वहां पर प्रॉफिटेबल बिजनेस उनका हो रहा है। और जो भी ग्रोथ है जो आने वाले समय में भारत में होने वाला है, और वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन बैंक्स है, ऐसा ब्रोकरेजेस ने कहा हुआ है। तो ये कुछ फेयर वैल्यू में एक बहुत बड़ा अपग्रेड हमको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहा है। बहुत ही रिसेंटली अभी जून के जो क्वार्टर थे उसके रिजल्ट्स आए थे। इन सब रिजल्ट्स को मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। जैसे मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स उनके 4% से ऊपर रहे हैं, ठीक है। फिर फीस, जरूरी नहीं है कि बैंक सिर्फ लोन ही दे, वो फीस के जरिए भी पैसा कमाती है। जैसे समझ लीजिए उन्होंने म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस भी अगर बेचा है तो भी फीस से कमाया है, तो वहां पर भी लगभग 32% का ग्रोथ है। उसके अलावा प्रॉफिट्स आप देखेंगे 6,905 करोड़ का प्रॉफिट है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे 16% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये है नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स है, इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये पिछले साल अप्रैल से जून, मतलब 2021 में, और ये इस साल अप्रैल से जून। अब देखिए यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,600 करोड़ से 10,200 करोड़ तक बढ़ा है। पिछले साल 4,600 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 6,900 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 50% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये इंक्रीज हो रहा है। अब ये है फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी जानना इन सब चीजों को। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखिए 3.89% से 4.01%। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होते हैं, देखिए समझ लीजिए बैंक्स के जो लोन देती है, ठीक है, लोन या एसेट्स जो भी उनके हैं, समझ लीजिए 100 रुपए के हैं, ठीक है। अब यहां पर बैंक्स जो लोन देती है, ठीक है, लोन में से कुछ पैसा कमाती भी है, ठीक है। तो समझ लीजिए बैंक्स, मैं एक एजम्पशन आपको बताता हूं, बैंक समझ लीजिए 10 रुपए कमाती है। अगेन ये एग्जांपल है, ठीक है, 10 रुपए कमाती है। और जो ये जो 10 रुपए कमा भी रही है बैंक जो लोन्स के जरिए, लेकिन बैंक के खर्चे भी हैं, ठीक है। तो बैंक के जो खर्चे हैं, जैसे जो उनके पास अकाउंट्स हैं, ये सब जो लाइबिलिटीज हैं, वो कुछ खर्चे भी हैं वो लोन से पहले के, तो वो समझ लीजिए 6 रुपए के खर्चे हैं। तो ठीक है, तो कैसा हुआ, तो ये टोटल अगर आप देखेंगे ये 4% का हिसाब आता है। मतलब क्या, बैंक का क्या मार्जिन्स हैं जो भी वो लोन दे रहे हैं, आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, इनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कहा जाता है। अब ये मार्जिन्स अगर कम होते रहे किसी भी बैंक के, तो ये आपके लिए रेड रेड सिग्नल है। कोई भी दूसरी बैंक्स को देख लीजिए, और ये बढ़ते रहे किसी भी बैंक के लिए, वो ज्यादा एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ओवरऑल जो लोन है, ठीक है, उसमें से क्या मार्जिन बैंक कमा रही है वो जानना बहुत जरूरी है। वो एनआईएम के जरिए हमको पता चलता है। तो ये इन्वेस्टर ध्यान में रखें। इनफैक्ट जब भी आप बैंकिंग की बात करते हैं, और इनको जैसे डेट टू इक्विटी, उन सब रेशियो से नहीं तोला जा सकता है, क्योंकि इनका हमेशा डेट टू इक्विटी 3-4 या उससे ज्यादा ही रहेगा। डेट रॉ मटेरियल है। तो मैंने यहाँ पर कोर्सेस भी बनाए हुए हैं, जो अगर आप बिगिनर्स हैं तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करें, तो ये फिनग्रेड में इन कोर्सेस को आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। फ्री में आपको एक्सेस भी मिलेगा। आपको मैंने यहाँ जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, ठीक है। तो आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन को समझे, फिर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी समझना है। बैंकिंग स्टॉक में रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कम होती है तो बहुत खराब है। मतलब शेयर होल्डर ने जैसा जितना पैसा लगाया है उसमें बैंक ने कितना कमा के दिया। तो यहां पर आप देखिए पिछले साल जो रिटर्न ऑन इक्विटी था 12.3% था, जो इस बार 16% के आसपास हुआ है। तो आरओई जितना बढ़ता रहे, जिन बैंक्स का आरओई बढ़ता रहेगा, मार्जिन बढ़ते रहेंगे, फिर उसके अलावा जो दूसरे मेट्रिक्स हैं जैसे कॉस्ट टू डिपॉजिट्स हैं, वो जितना कम होते रहे वो उतना अच्छा है। तो ओवरऑल बैंक्स उतना ही मजबूत आपको देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट पैरामीटर है बैंक्स का, जब भी आप स्टडी करते हैं, वो है
कासा, कासा का मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो यहां पर क्या ग्रोथ कर रही है, तो आप यहां देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 18% का दोनों जगह में और 14% का सेविंग में ग्रोथ है। तो टोटल 16% का कासा का ग्रोथ है। टर्म डिपॉजिट मतलब जो फिक्स डिपॉजिट जो आप करते हैं, टाइम डिपॉजिट जिसे कहा जाता है, वहां 11.4% का ग्रोथ है। तो टोटल डिपॉजिट में भी ग्रोथ उनका हो रहा है, मतलब बैंक के पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडीज आ रही है। कासा रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एवरेज कासा रेशियो अभी 46% के आसपास है, जो कि एक मजबूत रेशियो कहा जाएगा। अब बैंक क्या लोन दे पा रही है, अब बैंक लोन में भी आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा, 21% है। और यही सब चीजों को देखकर ही ब्रोकरेजेस ने कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक को अपग्रेड किया हुआ। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, अभी मार्केट भी लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो अभी ऑनेस्टली जैसे मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि मैं अभी नए नए स्टॉक्स में नहीं जा रहा हूं। इनफैक्ट मैं यहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर मार्केट थोड़ी कमजोर रहती है और कुछ यहां करेक्शन आता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और बन सकती है, खासकर आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के लिए अगर यहां पर करेक्शन आता है। लेकिन जैसे अभी जो कुछ जो भी 850 54 का प्राइस है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बट अगेन लॉन्ग टर्म का आप सोच रहे हो तो ये स्टॉक नीचे भी जाता रहे तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर बन सकती है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो ये रिकमेंडेशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये जस्ट मैं आपको डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो रिटेल में आप देखिए, जिसके बारे में कहा गया था कोटक के द्वारा, फिर सीएलएस है 24% का ग्रोथ है। फिर यहां पर आप कॉर्पोरेट में देख सकते हैं 14% का ग्रोथ है। बिजनेस बैंकिंग आप देखिए 44% का ग्रोथ हुआ है। तो ये सब जो बैंकिंग में ग्रोथ हुए हैं, ठीक है, टोटल जो उनकी जो डोमेस्टिक बुक है 6.9 लाख करोड़ की, तो रिटेल में मैक्सिमम अभी लोन है और फिर मैक्सिमम फिर डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स में है, और ये लोन बुक अभी उनकी इंक्रीज ही हो रही है। अब जब भी हम बैंकिंग स्टॉक में देखते हैं तो जो रिस्क रहता है वो होता है एनपीए। एनपीए मतलब सिंपली कि जो पैसा वापस आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जैसे जिनको नेट एनपीए से कैप्चर किया जाता है। हाँ ठीक है, मतलब ये होता है ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए मतलब अब वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, फिर उसमें से बैंक्स जो भी अपने प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से कुछ पैसा अलग से रखती है, जिसे प्रोविजंस कहा जाता है। तो प्रोविजंस के द्वारा बैंक ने कुछ पैसे जुटाए तो प्रोविजंस कम होते हैं और बाद में आता है नेट एनपीए, मतलब ये पैसा अब मिलना किसी भी बैंक के लिए मुश्किल है। तो यहां पर जैसे आईसीआईसीआई बैंक के केस में नेट एनपीए कम हो रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज है। ठीक है, किसी भी बैंक का एनपीए कम होता रहे तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, कासा बढ़ता रहे अच्छा है, लोन ग्रोथ होता रहे अच्छा है, लेकिन एनपीए कम होना चाहिए। ठीक है, अब नेट एनपीए रेशियो यहां पर हम देखते हैं 1.16% से गिर के 0.7%, बहुत अच्छा है। और सिमिलरली ग्रॉस एनपीए 5.15 से 3.41%, तो ये भी घटा है और ये भी अच्छा कहा जा सकता है। तो अभी जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वहां पर स्ट्रॉन्ग है आईसीआईसीआई बैंक जो हमको दिख रहा है, और ब्रोकरेजेस भी इनको अपग्रेड कर रहे हैं। बट यस, आप वैल्यूएशंस का ध्यान रखें, थोड़ा सा अभी मार्केट भी महंगी है। अगर और नीचे जाता है आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टैगर्ड वे में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी एक अच्छा यहाँ पर मौका हो सकता है। मेरा जब भी रहता है कि स्टॉक जब भी आईसीआईसीआई जैसा स्टॉक कभी भी 10-15% नीचे जाए तो मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी उस टाइम में हो सकती है। बाकी मेरे पोर्टफोलियो में तो एक लंबे समय से है और मेरा जो प्रॉफिट्स है इसमें बहुत अच्छा भी हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।